बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 का जो सॉलिड्स का पोर्शन हमने स्टार्ट किया था उसका सेकंड टॉपिक टाइप्स ऑफ सॉलिड्स करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर करें। स्टूडेंट्स, सॉलिड्स की बेसिक दो टाइप्स होती हैं, क्रिस्टलाइन और दूसरी अमॉर्फस, जिसको हम नॉन क्रिस्टलाइन भी कहते हैं। ठीक है, ये दो टाइप्स हैं, दोनों को हम डिटेल के अंदर देखते हैं। मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं बिकॉज इतनी ज्यादा इसमें समझने वाली चीजें नहीं है। जैसे जैसे मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह वो आपको वैसे ही याद रह जाएंगे। बाकी जब आप बुक से फिर इसको एक बार रीड आउट करेंगे तो आपके पास इतनी लाइंस आएंगी कि अगर एक पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसमें से कुछ जो है ना मैं शॉर्ट क्वेश्चन ही बता सकता हूँ। सिंपल आपके पास डिफरेंस आ सकता है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के अंदर। फिर हमारे पास एक होती है क्लीवेज प्लेन्स, के बारे में आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, क्लीवेज प्लेन्स क्या होते हैं। ठीक है, क्रिस्टल की ग्रोथ से रिलेटेड पूछा कि ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल से क्या मुराद है। क्रिस्टल की हैबिट से पूछा जा सकता है। ये चीजें आपसे कुछ इसमें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टल जैसे हमें अच्छा जो ग्लास नजर आता है ना, जो हमारे पास ये ग्लास होते हैं, हम इनको क्रिस्टल समझते हैं। बेसिकली दे आर नॉट क्रिस्टल। ठीक है, अच्छा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे होते हैं जिनमें रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट हो, ज्योमेट्रिक शेप्स हो या अरेंजमेंट हो किसकी, ऑफ आइंस, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। आइंस, एटम या मॉलिक्यूल्स की रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट होगी अगर, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फॉर एग्जांपल रेगुलर अरेंजमेंट से क्या मुराद है कि सोडियम क्लोराइड आप दुनिया के किसी भी कोने से ले लें तो उसकी शेप होती है क्यूबिक। ठीक है, ये तो मैंने एक बनाया ना ऐसे करके, फिर इसके आगे जो दूसरा है वो भी ऐसा ही होगा, उसके आगे जो तीसरा है वो भी ऐसा ही होगा। तो दुनिया के किसी भी कोने से आप सोडियम क्लोराइड ले लेंगे तो सोडियम क्लोराइड की जो शेप है वो क्या होगी स्टूडेंट्स? क्यूबिक होगी। तो हम कहेंगे, ये वैसे मैंने इतना अच्छा बनाया नहीं, कि इसकी रेगुलर थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट है। हर जगह पे इसके जो सोडियम और क्लोराइड के आयंस होंगे, ये एक NaCl का, ठीक है, क्यूब बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं? क्यूब बनाते हैं। इसी तरह आगे दूसरा होगा। ठीक है, ऐसे करके बना लें, ज्यादा अच्छा रहता है। फिर इसको ऐसे डिवाइड करते जाएं ऐसे। ठीक है, ये NaCl के हर जगह पे ये वाली क्यूबिक शेप होगी। ठीक है, जहां से भी आप NaCl की क्रिस्टल लेंगे तो हम कहेंगे हमेशा इसकी जो थ्री डायमेंशनल शेप है वो क्या होगी? क्यूबिक होगी। इसके अंदर सोडियम आयंस और क्लोराइड्स आयन फेसिस पे भी मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स होती है। वो इंशाल्लाह अगर टॉपिक आया तो हम जरूर इसके अंदर देखेंगे। इंटर में आपका वो टॉपिक है जिसमें आप NaCl का ना यूनिट सेल को स्टडी करेंगे। ठीक है, अलग से टॉपिक है। अच्छा, दूसरी चीज, इनके जो फेस के दरमियान ये एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये मुख्तलिफ जो एंगल्स होते हैं, ठीक है, ये इस फेस और इस फेस के दरमियान एंगल, इस फेस और इस फेस के दरमियान, तो ये जो एंगल्स होते हैं ये इंटरफेशियल एंगल्स हमेशा क्या रहते हैं? सेम होंगे। इंटरफेशियल एंगल्स आर ऑलवेज सेम फॉर ईच क्रिस्टल। हर अलग क्रिस्टल भी ले लेंगे ना तो ये जो इंटरफेशियल एंगल है स्टूडेंट्स ये क्या होंगे? सेम होंगे। ये तो होते हैं हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, अच्छा हम इसकी पहली प्रॉपर्टी देख रहे हैं ज्योमेट्रिक शेप्स। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक शेप्स के अंदर यही है कि इनकी जो है रेगुलर थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होगी। जो बेसिकली इसकी डेफिनेशन है ना वही इसकी पहली प्रॉपर्टी बनती है। और इसके अंदर आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इनकी अरेंजमेंट क्या होगी? हर जगह पे फिक्स होगी। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज, अब मुझे ये एग्जैक्टली नहीं याद, कि अगर यहाँ पे सोडियम मौजूद है तो हर एक के यहाँ पे सोडियम ही मौजूद होगा। ठीक है, ऐसे करके। और अगर सेंटर में दो फेसिस के सेंटर पे या कहीं पे भी एक क्लोराइड मौजूद है तो वो हर एक के फेस के सेंटर पे क्लोराइड यहाँ पे मौजूद होगा। ठीक है, ये अंडरस्टूड है। तो आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट है वो क्या होगी? फिक्स होगी। और ज्योमेट्रिक शेप में ही आपने ये बात करनी है
ये जो इंटरफेशियल एंगल्स हैं ये भी हमेशा तमाम क्रिस्टल्स के लिए क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा नेक्स्ट, ये आपने हमेशा लिखनी होती है जब भी क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स की बात होगी ना, तो आपने ये जरूर लिखना होता है डेफिनेशन के अंदर। अगर आप लिखना, सिर्फ डेफिनेशन आए ना तो ये सारी चीजें भी आप लिख सकते हो उसके अंदर के मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है ना, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। क्या होता है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इस चीज से क्या मतलब है स्टूडेंट्स, या फिर डेफिनेट भी लिख देते हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे आइस है ना, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वो जम भी जाती है और पिघल भी जाती है, तो ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब ये -2 पे कभी भी नहीं पिघलेगी और +2 पे कभी भी नहीं जमेगी। ठीक है, इसने पिघलना कितने पे? 0 डिग्री। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है कि अचानक से क्या होता है, ये पिघल जाते हैं। जैसे शुगर है, कभी आपने घर में देखा हो कि चूल्हे के ऊपर अगर कोई बर्तन पड़ा है ना जो बहुत गर्म है, जैसे जिस पे रोटियां पकती है, जिसको हम तवा कहते हैं, उस पे अगर आप चीनी फेंके ना कभी, तो वो पहले तो वो गर्म होती रहती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर अचानक से वो पिघल जाती है। तो इसको कहते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट के सडनली उसने क्या करना है, मेल्ट हो जाना। ठीक है, तो इनके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, शार्प होते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे अमॉर्फस के कैसे होते हैं। क्लीवेज प्लेन्स के अब हम जब भी इनको तोड़ते हैं, ठीक है, क्लीवेज प्लेन्स ये एक बड़ा सा क्रिस्टल है जिसके अंदर मुख्तलिफ है। ठीक है, ये मैंने उसकी सिर्फ फ्रंट साइड बनाई। इसको अगर आप ऊपर से तोड़ेंगे तो इसके दरमियान में ये टूटने के लिए हमेशा एक खास प्लेन में टूटेंगे। ठीक है, तो इनके दरमियान हमेशा ये एक प्लेन, ऐसे प्लेन में टूटते हैं, ठीक है, कि वो हर दफा क्या होगा, सेम ही होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि स्टूडेंट्स मुख्तलिफ क्रिस्टल है कि यहां से अगर हमने इसको चोट लगाई तो ये ऐसे टूट जाए। नो, ये अपने एक खास प्लेन में जहां पे दो मॉलिक्यूल्स एटम आयंस वगैरह जुड़ रहे होंगे उस प्लेन में टूटेगा। ये तो मैंने ज्यादा ऐसे बना दिया ना, ये हमें ऐसे ही सीधा ही नजर आएगा। ठीक है, तो इन प्लेन्स का नाम होता है क्लीवेज प्लेन्स। ये द प्लेन्स इन विच द क्रिस्टल्स ब्रोक डाउन, वो प्लेन्स जिसमें क्रिस्टल्स टूटते हैं, दे आर कॉल्ड क्लीवेज प्लेन्स। और इनका हमेशा एक दूसरे से क्या होता है, खास एंगल होता है। अगर कोई क्रिस्टल स्टूडेंट्स ऐसा है ना, ऐसा हो सकता है, ठीक है, कोई भी शेप हो सकती है, बस अरेंजमेंट, अब इनकी अरेंजमेंट हर जगह सेम है। ये अगर टूटेगा तो ये इस खास प्लेन में टूटेगा, और यहां से भी तोड़ेंगे तो ये ऐसे टूटेगा। इन प्लेन्स का आपस में जो एंगल होता है वो भी हमेशा क्या होता है स्टूडेंट्स, सेम होता है। द प्लेन्स, तो अगर आपने इसकी तारीफ लिखनी हो क्लीवेज प्लेन्स की, भी क्या होंगी, क्लीवेज प्लेन्स, द प्लेन्स इन विच अ क्रिस्टल ब्रोक्स, किस एक वो प्लेन जिसमें क्रिस्टल टूटता है, दे आर कॉल्ड क्लीवेज प्लेन्स। उनको हम क्या कहते हैं, क्लीवेज प्लेन्स कहते हैं। दे ऑलवेज हैव सेम एंगल बिटवीन द प्लेन्स, कि इनका प्लेन्स के दरमियान में एंगल क्या होता है, सेम होता है। अच्छा नेक्स्ट है दी ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स। ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल से क्या मुराद है कि अगर ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को इज स्लोली कूल्ड, आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करते हैं, अचानक से नहीं कि फ्रीजर में नहीं रख दिया, हमने उसको गर्म किया और आहिस्ता आहिस्ता उसका टेम्परेचर क्या करें, कूल। ठीक है, इट बिगेन टू मेक क्रिस्टल्स ऑफ सल्यूट, ये सल्यूट के क्या बनाएगा, क्रिस्टल्स बनाएगा, विच इज कॉल्ड ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल्स की ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, कि अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करें, ठीक है, तो फिर उसके अंदर क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं उसी सब्सटेंस के, उसी सॉल्यूट के। इसको हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल्स। ठीक है, और क्रिस्टल्स के अंदर आपको पता है उससे वो जो सॉल्यूट होगा उसके आयंस, मॉलिक्यूल्स या एटम, उनकी खास अरेंजमेंट बनना शुरू हो जाएगी, जिसको हम कहते हैं ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल। और ये हम दोनों तरीके से करते हैं, स्लो इवेपोरेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एक प्रोसेस होता है सीडिंग।
कि हमने उसमें उसी तरह का एक क्रिस्टल डाला, ठीक है। अब ये देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सोडियम थायोसल्फेट का बुक में एग्जांपल दी हुई है कि अगर सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट। अब स्टूडेंट्स इसका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन ले कि इसके 231 ग्राम 100 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन में हमने हल किया हो, ठीक है। ये है इसका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर रूम टेम्परेचर पे इसके 50 ग्राम हल होते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब पे, लेकिन हमारे पास क्रिस्टल्स बनते हैं हमेशा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन से। अब अगर हम इसको कूल डाउन करें ना, तो इसके अंदर जो है वो क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो सॉलिड्स है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है, नॉट इक्विलिब्रियम विद सैचुरेटेड सॉल्यूशन, के हम सॉलिड डालते जाएं और सॉल्यूशन बढ़ता जाए और क्रिस्टल्स बनते जाए, नो, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो इसके क्रिस्टल्स फिर कैसे बनते हैं? सीडिंग के जरिए हम इसके अंदर स्मॉल क्रिस्टल ऑफ सोडियम थायोसल्फेट Na2S2O3, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर एक Na2S2O3 का छोटा सा क्रिस्टल डालते हैं, मतलब ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर हमने, हालांकि ये हल हुआ है सोडियम थायोसल्फेट, लेकिन वो हम उसको कूल कर रहे हैं तो उसके क्रिस्टल नहीं बन रहे। हम ऊपर से छोटा सा ना एक सोडियम लेट्स सपोज इस तरह का क्रिस्टल डाल देते हैं, ठीक है। अब क्या करेगा, बाकी सारे इसके आसपास क्रिस्टल बनाना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तो इसको कहते हैं ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, के आयंस मॉलिक्यूल्स या एटम्स का अरेंज होके क्रिस्टल्स बनाना। वैसे ये नीचे बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो इस प्रोसेस का नाम होता है ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, ठीक है स्टूडेंट्स। आम रूम टेम्परेचर पे ये नहीं बन रहा था, मतलब हमने स्लो कूलिंग की तो ये नहीं बन रहा था, हमने इसमें सीडिंग की, हमने इसी तरह का क्रिस्टल डाला, उसके आसपास बाकी क्रिस्टल क्या करना हो गए, ग्रो होना शुरू हो गए। तो इस प्रोसेस का नाम होता है ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। हैबिट ऑफ क्रिस्टल, हैबिट ऑफ क्रिस्टल से मुराद है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे द शेप इन विच अ क्रिस्टल ग्रोज, द यूजुअल शेप इन विच अ क्रिस्टल ग्रोज, यानी कि जब हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा करते हैं तो जिस शेप के वो क्रिस्टल बनाएगा उसको हम कहते हैं, ये इसकी आदत है, हैबिट ऑफ क्रिस्टल है, ठीक है। अब हमारे पास जो सोडियम क्लोराइड है ना स्टूडेंट्स, उसको अगर हम ठंडा करें तो वो हमेशा क्यूबिक बनाता है। रूम टेम्परेचर पे हम उसका सैचुरेटेड सॉल्यूशन लें, ठीक है, उसको हम ठंडा करेंगे, स्लो कूलिंग करेंगे, तो वो क्या बनाएगा, क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाएगा हमेशा। बट अगर आप उसमें 10% यूरिया डाल देंगे तो वो क्यूबिक के बजाय नीडल लाइक शेप बनाएगा। तो हम कहेंगे इसकी हैबिट क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। हम क्रिस्टल की हैबिट को चेंज भी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। और ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि जैसे आपने क्रिस्टलाइन समझ लिया ना, तो उसके अपोजिट चलना है। इसकी ज्योमेट्री में हमने कहा जी रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है, तो हम इसका कहेंगे नो रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट्स नहीं होती। अच्छा, लेकिन एक चीज हो सकती है, इसके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, मतलब हर जगह सेम, हर जगह मैंने आपको बना के दिखाया था सेम, अगर इस तरह के क्रिस्टल है तो हर जगह पे सेम। जबकि इसके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर मे बी प्रेजेंट, मे बी प्रेजेंट, और इसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइट्स। क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट्स। ये मतलब ये पूरा एक एमॉर्फस सॉलिड है, बेतरतीबा काम है इसके अंदर, लेकिन यहाँ कहीं पे दरमियान में थोड़ी सी तरतीब आ गई, बाकी सारा फिर बेतरतीब है। तो इस जो शॉर्ट रेंज ऑर्डर है इसका क्या नाम होगा स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइट्स होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी मेल्टिंग पॉइंट। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, ठीक है, वाइड रेंज होती है। वाइड रेंज से क्या मुराद है कि जैसे प्लास्टिक होती है ना, मेल्टिंग पॉइंट वाइड रेंज, कि ये मेल्ट होते हैं एक वाइड रेंज में, मतलब
प्लास्टिक है ना, उसको हम थोड़ा सा हीट करें तो पहले वो ये प्लास्टिक की एक पाइप है, लेट्स सपोज हम इसको हीट करें तो ये नरम हो जाएगी। नरम होने का मतलब ये मेल्ट होना शुरू होगी, लेकिन ये टोटली मेल्ट नहीं हुई, इसने अपनी शेप को मुकम्मल तौर पे नहीं खोया। ठीक है, फिर थोड़ा सा और हीट करेंगे, थोड़ी ज्यादा नरम हो जाएगी, थोड़ा और हीट करेंगे थोड़ा ज्यादा, फिर एक टाइम आएगा ये ग्लासी सा लिक्विड बना लेगी, फिर टाइम आएगा ये अचानक सड़ के खत्म हो जाएगी। तो इसको कहते हैं वाइड रेंज। शार्प का मतलब कि एग्जैक्ट 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके चीज का मेल्ट हो जाना, या जैसे आइस है वो एग्जैक्ट 0 पे मेल्ट हो जाती है। लेकिन ये जो है ना, हीट करना शुरू करें 40-50 पे, ये 40 पे जाके थोड़ा सा नरम हुआ, 50 पे जाके थोड़ा सा मजीद नरम हुआ, 60 पे जाके बहुत ज्यादा नरम हो गया, 70 पे जाके तकरीबन पिघल गया। तो ये इतनी बड़ी, ये इसकी रेंज है, इसको कहते हैं वाइड रेंज के ऊपर ये क्या होता है, मेल्ट होते हैं। ठीक है, तो ये क्रिस्टलाइन से ऑपोजिट हो गया। क्लेविज प्लेन, इसके अंदर कोई क्लेविज प्लेन नहीं होते। क्लेविज प्लेन तो तब होना कि इसके अंदर कोई खास अरेंजमेंट है। ये जब भी टूटेंगे तो किसी इधर से तोड़ेंगे तो मे भी इस तरह टूट जाए, इधर से तोड़े तो मे भी इस तरह टूट जाए, तो इनके अंदर कोई क्लेविज प्लेन नहीं होंगे। बाकी ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल और हैबिट ऑफ क्रिस्टल तो इसके अंदर होते ही नहीं है। अच्छा, एक और चीज, नो शार्प हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन की हीट तो तब होगी ना स्टूडेंट्स के मेल्टिंग पॉइंट शार्प हो। जब जिसके मेल्टिंग पॉइंट शार्प ही नहीं है तो इनके लिए हम प्रॉपर हीट ऑफ फ्यूजन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक और चीज कि क्योंकि अरेंजमेंट भी प्रॉपर नहीं होती तो दे कैन बी मोल्डेड, दे कैन बी मोल्डेड, इनको हम मोल्ड करके इनटू शेप्स, अपनी मर्जी की शेप्स और शीट्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट्स आपके पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। बाकी आप जैसे उसको एक्सप्लेन किया ना उस तरह ही इसके क्या अपोजिट अरेंजमेंट बतानी है, मेल्टिंग पॉइंट बतानी है, हीट ऑफ फ्यूजन बतानी है। इसकी अगर मेल्टिंग पॉइंट शार्प है तो इसकी प्रॉपर हीट ऑफ फ्यूजन भी होगी, जैसे आइस की आई थिंक 4200 होती है। अच्छा तो हीट ऑफ फ्यूजन भी बता दें। ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल और हैबिट ऑफ क्रिस्टल आप इसमें नहीं बता सकते। क्लेविज प्लेन्स का बता सकते हैं कि इसके अंदर कोई क्लेविज प्लेन्स नहीं होते। ठीक है, अब आ जाए स्टूडेंट्स, नीचे ना एक टेबल दिया हुआ है डिफरेंस का। बाकी सारा डिफरेंस तो आपको पता है, पहले आप ज्योमेट्री के बेस पे दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बेस पे दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें जो अरेंजमेंट होती है लॉन्ग रेंज होती है, इसमें शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होती है एमॉर्फस के अंदर। ठीक है, अच्छा एक और चीज उसके अंदर जो डिफरेंट है वो आपने यहाँ नहीं पढ़ी, वो मैं बताता हूँ आपको, जो हमने यहाँ पे अभी तक एक्सप्लेन नहीं की, वो है एन आइसोट्रोपी। द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड, ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती हैं अपॉन डायरेक्शन इन विच दे आर मेयर, जिसमें हम उनको मेयर कर रहे हैं। ठीक है, आर कॉल्ड एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, जिस जो प्रॉपर्टीज किसी भी चीज की डायरेक्शन, जैसे ये क्लीवेज हुआ था ना, तो इनके अंदर डायरेक्शन है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स के अंदर, तो ये एनआइसोट्रोपिक है। इस फिनोमेना को कहते हैं एनआइसोट्रोपी, और ये प्रॉपर्टीज कहलाती हैं एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज का क्या नाम है, एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज। तो इनके अंदर एनआइसोट्रोपी पाई जाती है, जबकि जो एमॉर्फस होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चीज प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं होती, इसलिए वो आइसोट्रोपिक होते हैं। एनआइसोट्रोपिक का मतलब डायरेक्शन होना, और आइसोट्रोपिक का मतलब डायरेक्शंस का ना होना। तो ये जो आपके पास नीचे टेबल मौजूद है उसके अंदर ये जो डिफरेंस है शेप की बेस पे, मेल्टिंग पॉइंट की बेस पे, लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज, और एनआइसोट्रोपिक की बेस पे, ये मैंने तकरीबन आपको क्या कर दिया एक्सप्लेन। तो होप्स आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। चैनल आपने जरूर सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास फेलो तक जरूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।